अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो इनको हमने देखना है और बताना है कि इनमें यूनिट मैट्रिसेस कौन सा है और रो मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम कौन सा और नल कौन सा है। अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसके अंदर क्या दी गई है, एक ही रो दी गई है। इस तरह जो हॉरिजेंटल हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर होती है, नंबर्स को हॉरिजेंटल लाइन की सूरत में इस तरह जो होता है ना, ये लाइन की सूरत में हॉरिजेंटल लाइन, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और जो कॉलम की सूरत में नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो आपने यहाँ पर बताना है। नल के अंदर 0 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें 1 1 होता है, तो 1 0 1 इस फॉर्म में हो तो हम उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। अब इसके अंदर एक ही रो है तो हम इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास b इज़ इक्वल टू 0, इसके अंदर 0 एक एलिमेंट दिया गया है, इसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। c इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब यहाँ पर क्या है, 1 0 0 1 डायगोनल एलिमेंट 1 1 जिसके अंदर होंगे तो आपने उसे यूनिट मैट्रिक्स कहना है। d इज़ इक्वल टू 0 0 तमाम एलिमेंट इसके अंदर 0 हैं तो हम इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। और नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास e इज़ इक्वल टू 6 0। अब जो नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है अगर हम देखें तो वो हमारे पास कॉलम की सूरत में है, ठीक है, वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर वर्टिकली हो तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास f इज़ इक्वल टू 7 1 9, और यहाँ पर भी नंबर की रिप्रेजेंटेशन वर्टिकली है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब कॉलम रो का तो आपको पता है, अगर नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हॉरिजेंटली हो तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन वर्टिकली हो तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर रो, इसका आर्डर आपने मालूम कर लेना है, ठीक है। आर्डर कैसे मालूम करते हैं कि इसके अंदर कितनी कतारें हैं, मतलब कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर उनकी तादाद बराबर हो तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अदरवाइज़ अगर तादाद बराबर ना हो तो हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। अगर हम फर्स्ट को देखें तो a इज़ इक्वल टू 5 3, जहाँ नंबर की रिप्रेजेंटेशन वर्टिकली दी गई है, तो वर्टिकली अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। आर्डर इसका मालूम करें, आर्डर कैसे मालूम करते हैं, इसके अंदर रोज़ कितनी है, 1 2 3 रोज़ हैं तो हमने 3 लिख दिया, क्योंकि हम इसे लिखते हैं m क्रॉस n लिखते हैं, ठीक है। आर्डर के अंदर ऑर्डर किसके इक्वल होता है, m क्रॉस n के इक्वल। m नंबर ऑफ रोज़ को ज़ाहिर करता है और कॉलम इसमें क्या है, एक ही कॉलम है तो n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर नहीं है तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। अगर यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम दिया गया है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड है हमारे पास b इज़ इक्वल टू 1 6 4, और यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं, 1 2, और कॉलम भी कितने हैं, इसके अंदर 2 कॉलम हैं, तो इसलिए हम, अगर इसका आर्डर आपने वैसे चेक कर लें, ये MCQs के अंदर ही ज़्यादातर आता है m क्रॉस n, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, 2 क्रॉस 2, तो इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और थर्ड है हमारे पास c इज़ इक्वल टू 3 5 8 0 4 और -2। अगर यहाँ पर हम इसका आर्डर मालूम करें तो आर्डर हमारे पास क्या होगा, m क्रॉस n के इक्वल होता है। m नंबर ऑफ़ रोज़ को ज़ाहिर करता है, रोज़ कितनी है 1 2, तो यहाँ पर 2 रोज़ आ गई। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होते हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास D इज़ इक्वल टू 5 - 5 2 7। आर्डर मालूम करें इसका। सबसे पहले आर्डर आपके पास m क्रॉस n, m नंबर ऑफ़ रोज़ को, रोज़ कितनी हैं 2, और यहाँ पर 2 पुट कर दें। n कॉलम्स कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स हैं तो 2 क्रॉस 2 विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। नेक्स्ट ई दिया गया है 3 2 4 1 5 0। तो ये बताना है कि रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। तो हम चेक करते हैं। आर्डर आपने इसका चेक कर लेना है। आर्डर इज़ इक्वल टू m क्रॉस n। m नंबर ऑफ़ रोज़ को ज़ाहिर करता है 1 2 3। नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर 3 हैं। कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 कॉलम है। तो अगर हम देखें तो इनकी तादाद बराबर नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, इनकी तादाद बराबर होती है। f इज़ इक्वल टू 5 - 3 7। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आर्डर सबसे पहले आप मालूम कर लें। आर्डर इज़ इक्वल टू m क्रॉस n। m नंबर ऑफ़ रोज़ को ज़ाहिर करता है, रो इसके अंदर 1 है। और कॉलम की बात करें 1 2 3, तो कॉलम इसके अंदर 3 है। तो ये इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और इसके अंदर रो क्या होती है, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, तो हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इसमें एक ही रो दी गई है, तो इसलिए इसे हम रो मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। डेफिनेशन इसकी यही होती है, हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज़ कॉल्ड हमारे पास रो, और उसके बाद वर्टिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड या आर कॉल्ड हमारे पास कॉलम्स कहलाता है। ठीक है। 7th पार्ट है हमारे पास G इज़ इक्वल टू 3 0 1 1 3 4 5 2 -3। अगर हम यहाँ पर इसका आर्डर मालूम करें, आर्डर इज़ इक्वल टू m क्रॉस n। अब m नंबर ऑफ़ रोज़ को, रोज़ 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम भी इसके अंदर 3 हैं, तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट 8th पार्ट है हमारे पास H इज़ इक्वल टू 3 5 4 4 5 2। तो यहाँ पर इसका आर्डर मालूम कर लें, फिर आप बता सकते हैं। आर्डर m क्रॉस n है, तो m नंबर ऑफ़ रोज़ को 1 2 3 इसकी रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 1 और 2, कॉलम 2 हैं, तो ये इसकी तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। आपने इनके अंदर बताना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट कौन सा है। अगर हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट में 1 1 दिया गया हो तो हम उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। 1 0 0 1, तो ये यूनिट होगा। यूनिट के अलावा कोई भी नंबर डायगोनल के अंदर हूँ तो एक जैसे हों, मतलब 5 5 6 6 7 7, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा इधर। और नेक्स्ट हमारे पास 3 0 0 1, ये हमारे पास कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसके बाद 7 0 6 6 डायगोनल के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं, कोई भी एक भी दिया गया हो या दोनों डायगोनल के अंदर एलिमेंट नॉन ज़ीरो डिजिट दिए गए हों, तो फिर भी वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर सेम होंगे तो फिर हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सेम आ गए हैं 2 2, तो इसलिए ये क्या होगा, बाकी ज़ीरो होने चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ट्रांसपोज मालूम करना है, जितने भी आपको मैट्रिक्स दिए जाएंगे। A इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, 2 3 4 5 का आपने सिंपल ट्रांसपोज मालूम करना है। अब टेकिंग ट्रांसपोज वी हैव, आपने ट्रांसपोज ए का भी ट्रांसपोज लेफ़्ट साइड पर और यहाँ पर भी ट्रांसपोज ऊपर ले लेना है 2 3 4 5। ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, कॉलम्स को रोज़ में, रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज करना होता है। जस्ट ए का ट्रांसपोज, यहाँ से ट्रांसपोज ख़त्म करेंगे, ये रो थी हमारे पास, इसको कॉलम बना देना है 2 3, ये कॉलम फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये भी रो थी तो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम हमारे पास बन गई 2 3 और 4 5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास B इज़ इक्वल टू 3 7 6। अब ये एक कॉलम दिया गया, तो जब इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो इसको रो में चेंज कर देंगे। B का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 3 7 6, ऊपर आप ट्रांसपोज की अलामत लगा दें। B का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यहाँ 1 कॉलम था तो ये किस में चेंज हो गया, रो के अंदर चेंज हो गया।
उसके बाद थर्ड है सी इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 4, तो इसका ट्रांसपोज लेना है। ये एक रो दी गई है तो आपने इसे कॉलम के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। ऊपर ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ये एक रो है तो इसे एक ही कॉलम के अंदर चेंज कर दें। 5 माइनस 2 4 और इधर हमने लिख दिया इसको 5 माइनस 2 4, कॉलम बना देना है। जस्ट आपने कॉलम्स को रो में, रो को कॉलम्स के अंदर चेंज कर देना है। तो डी इज़ इक्वल टू 2 5 3 6 4 7, यहाँ 2 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज करें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो के अंदर। तो जब इसका ट्रांसपोज, ऊपर आप ट्रांसपोज की अलामत लगा दें, डी का ट्रांसपोज, यहाँ फर्स्ट कॉलम था 2 3 4, इसको फर्स्ट रो बना दिया 2 3 4, सेकंड कॉलम था सेकंड रो बना दिया 5 6 7 5 6 7। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका नेगेटिव मालूम करना है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू -3 0 5 6, नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, ए के साथ नेगेटिव साइन और बाहर मैट्रिक्स के बाहर भी नेगेटिव का साइन लगा देना है। फिलहाल आपने -3 0 एज इट लिख देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो का जीरो आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, जिसके साथ नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और जिसके साथ पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, यहाँ से बाहर ख़त्म कर देना। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर वाली अलामत आपने ख़त्म कर देनी है। ये नेगेटिव था पॉजिटिव में, ज़ीरो का ज़ीरो, ये पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट बी इज़ इक्वल टू -3 3 और -2 2। अब आपने इसका भी नेगेटिव मालूम करना है। नेगेटिव में आपने क्या करना है, बी को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेगेटिव ऑफ बी क्या बनेगा, बी को नेगेटिव साइन और बाहर मैट्रिक्स के बाहर भी नेगेटिव लगा देना है। तो नेगेटिव अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव। जब मल्टीप्लाई होगा तो बाहर साइन ख़त्म करना है। नेगेटिव है पॉजिटिव में और ये पॉजिटिव था इसलिए ये नेगेटिव में चेंज होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारे पास सी इज़ इक्वल टू -9 1 1 और -7। तो यहाँ पर आपने नेगेटिव ऑफ सी मालूम करना है। सी को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें, बाहर भी नेगेटिव साइन लगा दें, जो अंदर वाले नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एज इट हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट इसका आंसर लिखेंगे। मैंने सी इज़ इक्वल टू, ये नेगेटिव था पॉजिटिव में चेंज हो गया और ये हमारे पास पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज हो गया, और इसी तरह पॉजिटिव था ये नेगेटिव में हो गया और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव साइन में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, बी इज़ इक्वल टू 7 6 5 8, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, कि ए का ट्रांसपोज लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है तो वो ए के इक्वल आएगा। मतलब आपने डबल ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, इसका यहाँ पर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज यहाँ आपने रो को कॉलम के चेंज करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। 2 3 ये कॉलम में चेंज हो गया, 4 5 सेकंड रो थी तो इसे हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज हम ले चुके हैं, अब नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज लेंगे। क्या ये दोबारा ए के इक्वल निकलता है? अगर ए के इक्वल निकलेगा तो नीचे आपने लिख देना है कि ए का ट्रांसपोज हमने पहले लिया, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल आ गया। तो यही चीज़ हमने मालूम करनी है, क्या दोबारा वही रकम बनती है या नहीं बनती, या वही मैट्रिक्स बनता है या नहीं बनता। तो ये फर्स्ट टाइम हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब सेकंड टाइम इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे, इसी का लेंगे, ठीक है। ए के ट्रांसपोज का ऊपर ट्रांसपोज लिया और इधर भी आपने दोबारा इसी के ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया। फिर आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 2 4 बन गया और ये 3 5 बन गया। तो ये हमारे पास अगर हम देखें ये एक इक्वल आ गया। एक क्या था, 2 3 4 5, डबल ट्रांसपोज लेने के बाद 2 3 4 5 हमारे पास आ गया आंसर। हेंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, के डबल ट्रांसपोज लेने के बाद वही ए मैट्रिक्स के इक्वल हमारे पास आंसर आ गया। अब बी दिया गया है, बी 7 6 5 8, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। बी का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। आपने बी का एक दफ़ा ट्रांसपोज लेके दोबारा उसी कालिब का, या आप उसे मैट्रिक्स कह सकते हैं, मैट्रिक्स का आप दोबारा आपने ट्रांसपोज लेने के बाद क्या देखें, क्या यही रकम दोबारा हमारे पास बनती है। एक दफ़ा इसका ट्रांसपोज लें फिर दोबारा ट्रांसपोज लें, क्या यही रकम बनती है। तो आपने कहना लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड कि ये
ये हमारे पास साबित हो चुका है। अब फर्स्ट टाइम हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज, तो इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, ये रो कॉलम के अंदर चेंज होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर। ये देखें फर्स्ट रो है 7 6 फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी 5 8 सेकंड कॉलम बना दिया। अब दोबारा इसका डबल ट्रांसपोज लें, इधर भी 7 5 6 8 का ट्रांसपोज लेंगे, ये 7 5 और 6 8 बन जाएगा। फिर हम देखेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू भी वही थी 7 5 और 6 8, तो ये उसके इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट एल इज इक्वल टू 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0 इज मैट्रिक मैट्रिक्स। एल इज इक्वल टू 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0 टेकिंग ट्रांसपोज। तो आपने दोनों तरफ इन दोनों का ट्रांसपोज लेना है, एल का ट्रांसपोज, इधर भी आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपने क्या करना है, रो को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड रो थर्ड कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी। 2 3 4 के अंदर चेंज हो जाएगा, 3 - 2 5 के सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 - 2 5, और उसके बाद थर्ड रो हमारे पास थर्ड कॉलम के अंदर चेंज होगी, तो 4 5 0 हमारे पास आ गया। अगर देखें एल का ट्रांसपोज एल के इक्वल आ गया, क्योंकि सिमेट्रिक का हमारे पास क्या रूल होता है, अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वल आ जाए तो हमारे पास, हम इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो हमने साबित करना था वो साबित हो गया, एल का ट्रांसपोज हमारे पास दोबारा एल के इक्वल आ गया। देखें एल की वैल्यू थी 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया दोबारा वही वैल्यू आ गई 2 3 4 3 - 2 5 4 5 0, तो वही वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये साबित हो गया एल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल, तो सो एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास साबित हो गया। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।